हेलो दोस्तों, मैं गौरव और आज की वीडियो के में हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया के जॉब क्राइसिस के बारे में। जी हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अभी रिसेंटली आप देखे होंगे एक डंकी मूवी आई थी जिसमें क्या होता है, या फिर आप देखे होंगे बहुत सारे लोग जो हैं इंडिया के, वो माइग्रेट करते हैं इंडिया से दूसरे कंट्रीज़ में, यूरोप में चाहे अमेरिका में, ताकि वो वहाँ पे वहाँ के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा ले पाए। ठीक है, इलीगली वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके असाइलम सीख करते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है कि कहीं ना कहीं इंडिया में जॉब क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो मेजर रीजंस क्या क्या है इंडिया के जॉब क्राइसिस के लिए, या अनएम्प्लॉयमेंट की मेजर रीजंस क्या है। आप देखे होंगे कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट है वो तो बढ़ ही रहा है, भले हम ऐसा कह सकते हैं, भले एक्सपोनेंशियली नहीं बढ़ रहा है, लीनियरली तो बढ़ ही रहा है डे बाय डे, बट फिर भी जो जॉब सीकर्स हैं, जॉब सीकर्स कम नहीं हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इकोनॉमी ग्रो कर रही है बट फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस नहीं हो रही है। इसके रीजंस भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे और इसका कारण भी हम लोग इस वीडियो में जान रहे होंगे। तो आज के वीडियो के लिए हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो कि द हिंदू में पब्लिश हुई थी, और इस आर्टिकल को दो बड़े प्रोफेसर्स ने लिखा है। तो सबसे पहले इस आर्टिकल को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या रीजंस है। तो जॉब का मतलब हम लोग समझते हैं कि जब जॉब क्राइसिस है, इसका मतलब लेबर डिमांड जो है वो काफी कम है। मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है हमारी, बट लेबर डिमांड कम है। यहाँ पे सबसे पहली बात ये करी गई है कि जो एम्प्लॉयमेंट को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया, दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला एक वेज एम्प्लॉयमेंट और दूसरा बोला गया है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। दोनों को हम लोग समझते हैं कि वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं। तो वेज एम्प्लॉयमेंट जो एक दिहाड़ी मजदूर से लेके अगर एक कॉर्पोरेट में जो जॉब करता है, उन सारे के सारे ये जो इस सारे रेंज ऑफ वर्क्स जो हैं, जिनको सैलरी पर्सन जो होते हैं, इनको हम लोग वेज एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि जो अपना खुद का काम कर रहे हैं, ये हो सकता है कि एक रेडी वाला भी हो सकता है, तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ सकता है। और एक बिजनेसमैन भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ सकता है अगर वो खुद से काम कर रहा है। तो अगर प्रोफेशनल भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीज दो कैटेगरी हो गई, एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एक वेज एम्प्लॉयमेंट। अब जो वेज एम्प्लॉयमेंट और जॉब्स डायरेक्टली हम ऐसा नहीं कह सकते एक दूसरे का सिनोनिम है, कुछ डिफरेंसेस हैं इसमें। कि जैसे सारे के सारे जो जॉब्स हैं उसे हम लोग वेज लेबर कह सकते हैं। ठीक है, वेज लेबर और जॉब्स के बारे में बता रहा था कि इनमें कुछ डिस्टिंक्शन है। तो सारे के सारे जो जॉब्स हैं वो वेज लेबर कह सकते हैं हम, लेकिन सारे वेज लेबर को हम लोग जॉब्स नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया, यहाँ पे लिखा गया है कि द इंडियन इकोनॉमी हैज हिस्टोरिकली been characterized by the presence of both open unemployment as well as high levels of informal employment consisting of the self-employed as well as the casual workers। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इंडिया की जो इकोनॉमी है दो सेक्टर्स में बटी हुई है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर। आप देखोगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की इकोनॉमी भी जो है इंडिया की काफ़ी बड़ी है, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर वो काफ़ी बड़ी है। ये क्या इंडिकेट करता है, इससे क्या इंफरेंस निकाल सकते हैं हम? ये इंडिकेट ये करता है कि कहीं ना कहीं एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसीलिए क्या है, फॉर्मल सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए लोग इनफॉर्मल सेक्टर्स में है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लोग जो है स्किल गैप काफ़ी ज़्यादा है, कि लोगों के पास इतना स्किल नहीं है कि वो फॉर्मल सेक्टर्स में काम कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब यहाँ पे ये भी जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है क्योंकि फॉर्मल लोग काफ़ी ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, तो इससे ये है कि हमें ये दिख रहा है कि इससे ये पता चलता है कि मोर और लेस स्टेगनेंट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ऑफ सैलरीड वर्कर्स इन द नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर। यानी कि ग्रोथ जो है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ जो है वो काफ़ी गतिहीन है, स्टेगनेंट है। नेक्स्ट, अब जो हम लोग बात करते हैं, लिखा गया है कि द लेबर डिमांड इन द फॉर्मल नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर इज डिटरमाइंड बाय टू डिस्टिंक्ट फैक्टर्स। जो लेबर डिमांड है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसे दो फैक्टर्स में बताया गया है कि दो फैक्टर्स होते हैं इसके। सबसे पहला फैक्टर जो है इसमें लिखा गया है कि सिंस firms in the formal sector hire workers to produce output for profit, labor demand depends on the amount of output that firms are able to sell under any given level of technological developments
लेबर डिमांड इन द फॉर्मल सेक्टर राइजेस व्हेन द डिमांड ऑफ आउटपुट राइजेस। यानी कि इसमें ये बोला गया है कि जब प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा तो लेबर डिमांड भी बढ़ता है। जनरली ऐसा होता है कि जैसे जैसे आउटपुट का डिमांड बढ़ेगा लेबर डिमांड भी बढ़ेगा। दूसरा फैक्टर ये दिया गया है कि सेकंड, द लेबर डिमांड डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट डिक्टेट्स द नंबर ऑफ वर्कर्स दैट फर्म्स नीड टू हायर इन टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। सेकंड ये बताया गया है कि जो फर्म्स है यानी कि फर्म्स और कंपनीज जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें ये बताया गया कि वो किस तरह का टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो ये पता चल पाएगा कि अगर आउटपुट बढ़ेगा तो लेबर डिमांड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। यानी कि अगर स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा हो कि काफ़ी काम जो है वो कंप्यूटर से ही होती है या ऑटोमेटेड है, तो फिर क्या होगा कि अगर आउटपुट बढ़ेगा भी तो लेबर डिमांड नहीं बढ़ेगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक ये मतलब है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिंस इकोनॉमिक पॉलिसी इज जनरली फ्रेम्ड इन द टर्म्स ऑफ आउटपुट ग्रोथ, थिंक ऑफ जीडीपी और वैल्यू एडेड rather than the level of output, let us examine the argument in the terms of growth rates. Employment growth rate is determined by the relative strength of two factors. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो employment growth rate है उसके फैक्टर्स क्या है, मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट। तो सबसे पहला है कि द आउटपुट ग्रोथ रेट एंड द लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट। तो सबसे पहली बात है कि आउटपुट ग्रोथ रेट की बात करें हैं, दो फैक्टर्स हैं, पहला है आउटपुट ग्रोथ रेट और दूसरा है लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट। अब इन दोनों को हम लोग बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि अगर आउटपुट ग्रोथ रेट सबसे पहले आउटपुट ग्रोथ रेट मतलब क्या होता है। आउटपुट ग्रोथ रेट मतलब जो फर्म्स है वो कितनी आउटपुट दे रही है। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ क्या कहते हैं जो ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन है या फिर सर्विस जो है वो अगर ग्रोथ होगा, मतलब आउटपुट का मतलब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे फर्म्स में। तो और लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर, यानी कि एक वर्कर जो है कितना आउटपुट दे रहा है, कि एक वर्कर कितना काम कर रहा है या एक पर वर्कर कितना आउटपुट है या पर वर्कर कितना प्रोडक्शन या कितना सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इस फैक्टर को, अगर लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट को कांस्टेंट रखेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि अगर फर्म्स का आउटपुट, ठीक है, आउटपुट ग्रोथ रेट अगर इंक्रीज, मतलब आउटपुट ग्रोथ रेट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, आउटपुट ग्रोथ रेट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है कि ऑब्वियस सी बात है कि लेबर डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही बात लिखी गई है कि इफ लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट्स डज नॉट चेंज, हायर ग्रोथ रेट्स इंक्रीजेस द एम्प्लॉयमेंट रेट, हायर इंक्रीजेस द एम्प्लॉयमेंट रेट। ऑब्वियसली बात है कि दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि एम्प्लॉयमेंट रेट की जो ग्रोथ रेट है, आउटपुट ग्रोथ रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दूसरा बात जो लिखी है कि इफ लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट राइजेस, यानी कि अगर हम लोग पर वर्कर जो है ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट बढ़ाएंगे, ठीक है, पर वर्कर बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि हमें कम लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब आसान भाषा में अगर हम समझें कि अगर हमें 4 लोगों को काम करने लग जाए, या एक आदमी का अगर हम काम का टाइम बढ़ा दें, आउटपुट बढ़ा दें एक इंसान से, तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि बाकी लोगों को कम काम करना पड़ेगा। यानी कि अगर जितने हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनका अगर हम काम बढ़ा देते हैं तो हमें हायर कम करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि, तो इससे भी क्या होगा, अगर ऑब्वियस ही बात है कि अब यहाँ पे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट के। यानी कि अगर हम ये कहें कि लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट को अगर हम बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ेगा नहीं, उल्टा क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब इंडियन सिनेरियो में जॉबलेसनेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो किस बारे में है, किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो अब इंडिया में क्या है, इंडिया में भी ऐसा है कि जो ग्रोथ हो रहा है बट क्या है, जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, ग्रोथ है बट इंडियन सिनेरियो में क्या है कि इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है बट जॉबलेस ग्रोथ हो रही है, जिसकी हम लोगों ने बात किया है। तो ये कब होता है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि 2 टाइप से जॉबलेस ग्रोथ रेजिम्स होते हैं। ठीक है, तो पहला केस क्या है कि ये जो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट टू द आउटपुट ग्रोथ रेट इज वीक, द पॉसिबिलिटी ऑफ जॉब ग्रोथ इन दिस केस इमर्जेस एक्सक्लूसिवली ऑन द अकाउंट ऑफ ऑटोमेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर सेविंग टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली बात है कि अगर हम क्या करेंगे, ऑटोमेशन वगैरह बढ़ा देते हैं
ठीक है। पहला केस ये है कि कब जॉबलेस ग्रोथ हो सकता है कि अगर हम ऑटोमेशन बढ़ा देते हैं या फिर जो टेक्नोलॉजी एडवांस कर लेते हैं ताकि कम हमें एम्प्लॉय हायर करने पड़े, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ग्रोथ तो होगा, बट कैसा ग्रोथ होगा? जॉबलेस ग्रोथ होगा, ठीक है। यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा नहीं बन के आएंगी। और सेकंड केस जो लिखा है विच हैपेंस टू बी इंडियन वन, और सेकंड केस ही जो है इंडिया का जो मेन रीजन है, इसमें लिखा है कि द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट टू आउटपुट ग्रोथ रेट इज हाई। मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में, यानी कि एक लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम करने लग गए हैं। तो लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कम हो जाता है, ठीक है। तो लेबर प्रोडक्टिव जैसे जैसे ग्रोथ इकोनॉमी ग्रो करी तो लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट भी बढ़ गई। मतलब एक इंसान के द्वारा जो आउटपुट दिया जा रहा था वो उससे ज़्यादा आउटपुट दिया जाने लगा। तो इससे क्या होगा कि जो लेबर डिमांड जो जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था वो उसी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी, उससे कम बढ़ रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो गई कि जॉब क्राइसिस जो है कंटिन्यू रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे रीजंस हैं। और उसके बाद अब हमें इसका यहाँ पे लिखा भी है कि इसे हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के बारे में मतलब अच्छे से फ्रेम करना चाहिए पॉलिसीज, ताकि ये जो जॉबलेसनेस की जो सिचुएशन है इसे हम लोग ठीक कर पाए, ठीक है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई हैं कि such employment policies will need both demand side and supply side components. For example, the extent firms in the India it easy to automate due to the lack of adequate skill labor, increasing the quality of workforce through better public provision of education, healthcare, as well as the bridging the gap are important. तो यहाँ पे क्या है कि जो इंडियन फर्म्स हैं वो बेसिकली प्रीफर करती हैं ऑटोमेशन को ज़्यादा प्रीफर करती हैं। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे स्किल जो है वो एडिक्वेट स्किल नहीं है लोगों के पास कि आके ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर पाए। तो यहाँ पे पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसी करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जो लोगों के पास इनएडिक्वेट स्किल है उन्हें स्किलफुल बनाया जाना चाहिए, ताकि फर्म्स उन्हें हायर करें और अपने काम को मतलब अपने काम के लिए लोगों को हायर करें या रिक्रूट करें। तो इससे क्या होगा कि जॉब की जो क्राइसिस है वो कम हो सकती है। तो यही सब बातें इसमें लिखी गई हैं, ठीक है। और लिखा गया फाइनेंसिंग सच एक्सपेंडिचर व्हाइल मेंटेनिंग द डेट स्टेबिलिटी रिक्वायर्स द reorienting the current macroeconomics framework in a significant way, including the increasing the direct tax to GDP ratio by reducing the exemption and improving compliances and a more imaginative use of macro policy tool. बस इसमें मेनली जो बातें करी गई हैं वो सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क की बातें करी गई कि जो पॉलिसीज है इसे रीओरिएंट करना पड़ेगा, ठीक है, और रीइंट्रोड्यूस करना मतलब चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद रीइंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पॉलिसीज को, ताकि जो जॉब क्राइसिस है वो जो है कम हो जाए। बढ़ती इकॉनमी के साथ साथ जो है एम्प्लॉयमेंट रेट भी जो है इंडिया में बढ़ता चला जाए और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट जो है वो घटता चला जाए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, थैंक यू।